नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। चर्चा की शुरुआत करेंगे जहां कांग्रेस ने हरियाणा लोकसभा की 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। हाल ही में नई दिल्ली में कांग्रेस नेता भगत चरण दास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। इन सीटों के लिए पैनल बना लिया गया। अब इन नामों पर अंतिम मोहर 5 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी भी 9 सीटों पर बाकी है। इस बीच चर्चा का विषय यह बन रहा है कि एसआरके ग्रुप ने हरियाणा में लोकसभा टिकट पर दबाव बना दिया है। दरअसल एसआरके ग्रुप ने लोकसभा उम्मीदवार के चयन में हिस्सेदारी की मांग कर दी है। एसआरके ग्रुप का कहना है कि दीपेंद्र की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाए। अब सवाल यह भी है कि एसआरके ग्रुप को लोकसभा के टिकटों में कितनी हिस्सेदारी चाहिए और एसआरके ग्रुप भूपेंद्र हुड्डा को क्यों लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में नामों पर मंथन हुआ। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। हालांकि अभी भी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच एसआरके ग्रुप ने टिकटों की हिस्सेदारी की मांग कर दी है। हरियाणा की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी दे दिए हैं। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत कथुरिया जी आपसे करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस और स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम तो कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फिल्टर्ड करके हाईकमान के पास पहुंच गए। अब कांग्रेस की सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अपनी बैठक में नाम फाइनल करके एक पर ही मुहर लगाएगी और 1-2 दिन में ही नाम सामने आ सकता है। इसी बीच कांग्रेस का एसआरके गुट सक्रिय हो गया है और उसने टिकटों में अपनी हिस्सेदारी मांग ली है। सूत्रों का कहना है कि एसआरके गुट के 2 बड़े नेता प्रभारी से मिले बिना ही पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। कुमारी शैलजा ने रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग कर दी है, ये कहकर कि राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल अभी 2026 तक पड़ा है। अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी की राज्यसभा की 1 सीट कम हो जाएगी, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को ही रोहतक से चुनाव लड़ना चाहिए, यानी तीर सीधा निशाने पर। यही नहीं, एसआरके गुट ने हाईकमान को 3-4 नाम भी दिए हैं, यानी टिकटों में हिस्सेदारी। उतार चढ़ाव राजनीति में हर जगह होते हैं, लेकिन लोगों का प्यार होता है। अंबाला के लोगों का भी प्यार है, सिरसा के लोगों का भी प्यार है। मेरी हाई कमान अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, कहेंगे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगी, कहेंगे फलानी जगह से लड़ना है तो मैं वहीं से लड़ूंगी। यही नहीं, कुमारी शैलजा ने हॉट सीट बन चुकी हिसार पर भी पार्टी को अपनी राय दी है। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला मैदान में हैं। जेजेपी से भी चौटाला परिवार का कोई उम्मीदवार आना है। इनेलो भी सुनैना चौटाला को मैदान में उतार सकती है। इसलिए चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवारों में अगर कांग्रेस डिप्टी सीएम रहे कांग्रेस नेता चंद्रमोहन को मैदान में उतार दे तो बात बन सकती है। यानी आखिरी वक्त में प्रदेश कांग्रेस के एसआरके गुट की गुगली ने सभी का ध्यान खींचा है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए अपने पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। कथुरिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। एसआरके ग्रुप की तरफ से 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी दे दिए गए हैं। हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें नाम तो फाइनल हो गए थे, लेकिन अब ये जो उम्मीदवारों के नाम एसआरके ग्रुप की तरफ से दिए गए हैं, क्या इस बैठक के बाद एक बार फिर से नामों में फेरबदल हो सकता है? देखिए प्रगति, अभी तक चूंकि कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी है, कांग्रेस की महासचिव है, उनको खुद भी चुनाव लड़ना है, और रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी है, महासचिव है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं।
दरअसल अभी तक लोकसभा की जो कार्रवाई प्रक्रिया चल रही थी कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में, उसमें दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है और खुद भूपेंद्र हुड्डा, अभी तक इनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी सारे मामले में। अब एंड टाइम पे जब टिकटों के बंटवारे का टाइम आ गया है, सीईसी के पास नाम पहुंच गए हैं, तो अचानक एसआरके ग्रुप ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। एसआरके ग्रुप ये प्रभाव देना चाहता है कि अकेले भूपेंद्र हुड्डा गुट या प्रदेश प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष वो जो चाहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस में हमारी भी इन्वॉल्वमेंट, हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही वजह है कि कल केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव है कांग्रेस के, बिना प्रभारी से मिले, बिना प्रभारी को बताए एसआरके ग्रुप के लोग जो नेता हैं ये केसी वेणुगोपाल को मिले और उनको अपने नाम दिए हैं जी, उनको अपने नाम दिए। और कुमारी शैलजा ने तो यहां तक कहा है कि रोहतक से चूंकि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य हैं, अगर उनको चुनाव लड़ाते हैं तो राज्यसभा सीट खाली होगी, उसका फायदा जी दूसरों को मिलेगा, बीजेपी को फायदा, हमारी राज्यसभा की सीट कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अभी 2026 तक का कार्यकाल बकाया है दीपेंद्र का, दीपेंद्र को वहीं रखा जाए। भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े तो एक तरह से सीधा सीधा निशाने पर तीर लगाए। और दूसरा एक हिसार को लेकर एक नई डेवलपमेंट ये आ रही है, जैसा कुमारी शैलजा ने कहा कि रणजीत चौटाला बीजेपी के कैंडिडेट है, वो तो तय हो चुके हैं, और अब सुनैना चौटाला इनेलो की तरफ से आती है, जेजेपी भी लड़ेगी, तो चौटाला परिवार के 3 लोग हैं, एक ही समुदाय से हैं। ऐसी स्थिति में नॉन जाट के तौर पर चंद्रमोहन को अगर उतारा जाता है तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो अब सलाह देने की स्थिति में और दबाव बनाने की स्थिति में एसआरके ग्रुप नजर आ रहा है। बिल्कुल, एसआरके ग्रुप तो हालांकि दबाव बनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन महेश जी बैठक के बाद हालांकि कांग्रेस का कहना यह है कि नामों को लेकर कोई असमंजस नहीं है, लेकिन अगर बात रोहतक की करें तो यहां पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर पेच फंसा हुआ है। इससे कैसे उभरेगी पार्टी? समय बहुत कम बचा है। देखिए, कोई बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है। दरअसल एक ही परिवार में टिकटों का फैसला यहाँ पर किया जाना है, दीपेंद्र हुड्डा या फिर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दरअसल बात तो सही है कि राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो अच्छी खासी संभावनाएं जीत की उनके पास है। तो ऐसे में राज्यसभा की जो सीट है वो अगर खाली होती है तो दोबारा से वो कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाने की कोशिश कुमारी शैलजा की तरफ से की गई है। हालांकि इसके सियासी मायनों को समझने की आप कोशिश करें तो कुमारी शैलजा को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो वो पहले दिन से कहती रही है कि पहली बात उनकी दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर पार्टी कहती है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो ऐसे में फिर अकेला कुमारी शैलजा ही क्यों लड़े, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि एक बड़ा तकनीकी कारण वो सामने रख पाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन अगर इस तरह का ये तकनीकी कारण दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का मामला अगर नहीं भी होता तो भी कुमारी शैलजा ये मामला जरूर उठाती कि अगर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बोला गया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बोला जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में इसी तरह के हालात हमने देखे थे, ये तमाम घटनाक्रम हमने पहले भी देखा है और इस बार भी यहाँ पर कुमारी शैलजा ये कोशिश कर रही है कि अगर उन्हें पार्टी आदेश कर रही है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। कम से कम कुमारी शैलजा की तरफ से कोशिश की गई है और अगर इससे भी ऊपर उठकर पार्टी आलाकमान अगर किसी भी तरह का आदेश कुमारी शैलजा को करेगी तो यकीनन पार्टी के आदेश को तो कुमारी शैलजा मानने का काम करेगी ही, लेकिन यहाँ पर एक विकट स्थिति जरूर यहाँ पर हुड्डा परिवार के लिए कुमारी शैलजा ने सामने खड़ी कर दी है। दीपेंद्र हुड्डा की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारने का दबाव यहाँ पर कुमारी शैलजा पार्टी पर कायम कर रही है। बिल्कुल, हालांकि ये दबाव कितना फलेगा फूलेगा ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन वीरेंद्र जी, अगर हम फरीदाबाद और गुरुग्राम को लेकर के चर्चा करें तो बीजेपी की तरफ से हालांकि दावेदार मजबूती की है, लेकिन कांग्रेस अब एक बार फिर से चिंतन मंथन की स्थिति में पहुंच गई है। फरीदाबाद के लिए महेंद्र प्रताप सिंह और करण सिंह दलाल के नाम पर चर्चा चल रही है, किसका नाम आगे आ सकता है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी ने लगभग महेंद्र प्रताप जी का नाम तय कर दिया है, लेकिन गणित ये फंसा हुआ है कि अगर करण दलाल को वहां टिकट दी जाती है तो जाटों को जो समुदाय को 4 सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि देखिए दीपेंद्र हुड्डा का लड़ना रोहतक से तय, ब्रजेंद्र सिंह भी है, श्रुति चौधरी भी है, तो इसलिए क्या चौथे उम्मीदवार को मतलब जो जाट होगा क्या पार्टी चौथे जाट उम्मीदवार को सहन करने की स्थिति में है, ये एक दुविधा बनी हुई है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने महेंद्र प्रताप का नाम लगभग तय कर दिया गया है और महेंद्र प्रताप मजबूत दावेदार भी हैं। अब देखिए वहां महेंद्र प्रताप का अच्छा प्रभाव है, वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हालांकि पहले उनके बेटे का नाम था, महेंद्र प्रताप का नाम आवेदन करने वालों की सूची में शामिल नहीं था, लेकिन पार्टी ने महेंद्र प्रताप को मजबूत माना है, तो इसलिए महेंद्र प्रताप का ही वहां चुनाव लड़ना प्राय तय। हालांकि करण दलाल की दावेदारी भी बनी हुई है, लेकिन उस स्थिति में तब है कि क्या जाट को 4 सीटें क्या पार्टी देने की स्थिति में होगी, ये एक गंभीर मुद्दा है।
बिल्कुल मुद्दा गंभीर है, लेकिन नाम किसका फाइनल होगा ये अब से कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि 5 अप्रैल को नामों पर मोहर लग जाएगी। कथुरिया जी, करनाल सीट पर अगर चर्चा करें तो कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित का नाम बहुत चर्चा में है। कितना फायदा मिल सकता है इससे पार्टी को? देखिए प्रगति, करनाल से चाणक्य पंडित कुलदीप शर्मा जो स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा के करीबी लोगों में जाने थे, उनका चाणक्य पंडित का नाम है जी। कुमारी शैलजा गुट की तरफ से धर्मपाल गुप्ता का नाम शुरू से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और तीसरा नाम वीरेंद्र राठौर है, जो AIC, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव है, बड़े नेता है, पहले भी चुनाव की दौड़ में रहे हैं, तो वीरेंद्र राठौर जो राजपूत समाज से आते हैं, उनका नाम आला कमान की तरफ से, AIC की तरफ से उठता है। लेकिन अब फैसला जो है CEC करना है। एक चीज और है प्रगति, आपको बता दूं, जैसा कुलदीप शर्मा जो स्पीकर हैं, 2 बार गन्नौर से विधायक रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी है, उनका नाम सोनीपत से चल रहा है कि किसी ब्राह्मण को कांग्रेस टिकट दे सकती है। सोनीपत से अगर कुलदीप शर्मा को लड़वाती है पार्टी, तो फिर चाणक्य पंडित को करनाल में टिकट नहीं दिया जाएगा। एक ही परिवार में 2 टिकट नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा मामला को रिलेटेड है। चाणक्य पंडित को कंसीडर तभी किया जाएगा अगर कुलदीप शर्मा को सोनीपत से नहीं लड़वाते। और दूसरा नाम सतपाल ब्रह्मचारी है, उनका नाम नहीं जा रहा है, वो भी ब्राह्मण है, उनका भी अच्छे खासे रुतबा है। तो करनाल और सोनीपत सीट थोड़ा ब्राह्मण और पंजाबी या कुछ दूसरे समीकरणों को देकर उलझी हुई है। बिल्कुल, वोट बैंक हालांकि सभी जरूरी है, उलझी हुई है पार्टी। लेकिन महेश जी, लेकिन जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं, हर सीट पर लगभग 2 से 3 नामों की चर्चा चल रही है। बैठक हुई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि नामों को लेकर के कोई असमंजस नहीं है, लेकिन 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां जो 2-2, 3-3 नाम शामिल किए गए हैं। हर सीट पर समीकरण को देखते हुए जिताऊ उम्मीदवार को उतारने की कोशिश पार्टी की तरफ से होगी। हिसार की अगर हम चर्चा करें तो पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन का नाम भी अब तेजी से चर्चा में है। चंद्रमोहन अपने आप में ऐसी शख्सियत है जो राजनीति में काफी एक्टिव माने जाते हैं। लोकसभा में इस एक्टिवनेस का फायदा कितना होगा? देखिए, यहाँ पर जातिगत गणित को समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर रणजीत चौटाला परिवार से चुनावी मैदान में है, बीजेपी की टिकट पर सामने आए हैं, और यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल अगर यहाँ पर सुनैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारती है और जननायक जनता पार्टी अगर नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतार देती है, तो फिर एक ही परिवार के, एक ही जाति के 3 कैंडिडेट और तीनों अलग अलग राजनीतिक दलों से हो जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये एज लेने की कोशिश कर रही है कि गैर जाट उम्मीदवार अगर कांग्रेस पार्टी सामने उतार देती है, तो फिर एक बड़ा विकल्प यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास जीत की संभावनाओं को लेकर देखने को मिल सकता है। दरअसल अभी अमूमन अगर समझने की कोशिश की जाए तो जाट का जो मूड है वो एंटी बीजेपी माना जाता है। तो ऐसे में ये मानकर चल रहे हैं कि करीब 6.5 लाख से ज्यादा जो जाट वोटर्स की संख्या हिसार लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन बड़ी तादाद जाट वोटर्स की है और ये माना जा रहा है कि जाट वोटर्स का जो रुझान है अमूमन वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिलेगा, यानी एंटी बीजेपी देखने को मिलेगा। अब अगर बीजेपी के अलावा जो दूसरे दावेदार हैं टिकटों को लेकर जो चुनाव मैदान में उतरेंगे, हालांकि बहुत बड़ा शेयर उनकी तरफ नहीं जाना है। यहां पर 2 ही हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, मोदी भक्त यानी प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। प्रो बीजेपी सीधे बीजेपी के खाते में जाएंगे और एंटी बीजेपी ये देखने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसी के साथ नामबंद होने की कोशिश एंटी बीजेपी लोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर चंद्रमोहन बिश्नोई का जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है दरअसल कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ लगता जो नलवा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बड़ी तादाद बिश्नोई वोटर्स की है, गैर जाट वोटर्स की, और ना सिर्फ बिश्नोई वोटर्स बल्कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जाट वोटर्स भी बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कि बिश्नोई परिवार के साथ लगातार बने रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई को अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, तो इस इलाके में जो खासकर कुलदीप समर्थक है अपनी निराशा को लगातार जाहिर कर रहे हैं। और चंद्रमोहन बिश्नोई के सामने आने के साथ ही फिर चूंकि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार के ही दोनों बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई, तो ऐसे में वो पूरा वोट बैंक जो कि कुलदीप बिश्नोई अपने लिए इकट्ठा कर सकते थे वो सारा का सारा ट्रांसफर यहां पर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, यानी चंद्रमोहन बिश्नोई आदमपुर और नलवा दोनों विधानसभा क्षेत्र से चौधरी भजनलाल की जो विरासत के वोट है वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। उसके बाद जो एंटी बीजेपी वोट है यानी जाट का जो वोट है वो बड़ी तादाद में यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। गैर जाट कैंडिडेट होने के नाते गैर जाट वोटों में भी बड़ी हिस्सेदारी यहां पर चंद्रमोहन बिश्नोई को मिल सकती है। तो तमाम जो इक्वेशंस है वो यहां पर चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर फायदेमंद प्रॉफिटेबल नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे में यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी चंद्रमोहन बिश्नोई को एक फैक्टर के रूप में देखने की, एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देखने की कोशिश कर रही है। हालांकि ब्रजेंद्र की दावेदारी भी जो है लगातार टॉप पर बनी हुई है। ब्रजेंद्र को अगर चुनौती मिली है तो यहाँ पर चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ से मिली है। और तीसरे नाम का अगर हम जिक्र करें तो जेपी का नाम अभी तक भी लिस्ट में रखा गया है। बिल्कुल, हालांकि नामों को लेकर के समीकरण जरूर बन रहा है वीरेंद्र जी, लेकिन जो स्थिति फिलहाल है वो कुछ ही दिन में स्पष्ट हो पाएगी जब 5 अप्रैल को नाम फाइनल होंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन फिलहाल खत्म हो गया है। 5 अप्रैल को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। लेकिन गुरुग्राम की अगर चर्चा करें, यहां से 2 नाम भी जोरों पर हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव और जितेंद्र भारद्वाज। किस पर भरोसा हो सकता है, किस पर भरोसा जताएगी पार्टी जिससे पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, पार्टी गुरुग्राम के अंदर 2 ही नामों पर विचार कर रही है। उसमें एक राव दान सिंह का नाम है और कैप्टन अजय यादव का। देखिए, क्योंकि ब्राह्मण जितेंद्र भारद्वाज ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का जो अगर सीट करनाल या सोनीपत में आ जाती है तो गुरुग्राम में ब्राह्मण को देने की स्थिति में पार्टी नहीं है। हालांकि राज बब्बर का नाम भी आ रहा है, तो इसलिए, लेकिन वहां पर मुकाबला ये है कि राव इंद्रजीत सिंह वहां पर 4 बार तो लगातार सांसद बन रहे हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी से बन रहे हैं और 2 बार इससे पहले कांग्रेस से बन चुके हैं और 1 बार इससे पहले भी बन चुके हैं। मतलब कुल 5 बार वो सांसद बन चुके हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ को भेदना इतना सरल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है और कांग्रेस इस बात को समझती है। इसके अलावा एक बात ये भी है देखने वाली होगी कि कांग्रेस की स्थिति ये है कि अगर इसके अंदर जो है राव विरोधी, मतलब जो रामपुर हाउस का विरोधी है, वो तो कैप्टन अजय यादव ही हैं, लेकिन राव दान सिंह जो हैं वो तो राव इंद्रजीत के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उनकी जो छाया है वो एक राव परिवार से जुड़ी हुई है। तो वो इस बार ये देखा जाएगा कि वो कितनी चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि कैप्टन अजय यादव में पहले जैसा दमखम तो नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कितनी चुनौती दे पाएंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कथोरिया जी, सोनीपत की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से इस बार जाट के बजाय ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने के मूड में है पार्टी। इसके लिए सतपाल ब्रह्मचारी का नाम पैनल में शामिल किया गया है। कितना पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण होगा या नहीं होगा, इसको देखते हुए भी फैसला लेना होगा। देखिए प्रगति, जैसा मैंने बताया, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम बिल्कुल लिया जा रहा है, लेकिन कुलदीप शर्मा जिनका मैंने कहा सोनीपत से ताल्लुक, उनके पिता 4 बार करनाल से सांसद रहे कांग्रेस के, चंद्रलाल शर्मा। कुलदीप शर्मा के साथ ये प्लस पॉइंट है, सोनीपत के रहने वाले, शिफ्ट हुए थे करनाल में जब उनके पिता 4 बार सांसद बने थे, लेकिन गन्नौर से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं कुलदीप शर्मा, तो उनकी अच्छी पकड़ है। कुलदीप शर्मा भी हो सकते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी। लेकिन कांग्रेस को यह देखना है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा हुआ है मोहनलाल बड़ोली, वो भी कौशिक है, वो भी ब्राह्मण है। तो कांग्रेस को ये फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा जो पहले से बीजेपी ने उतारा हुआ है। और बीजेपी चूंकि सरकार वाली पार्टी है, अभी दिल्ली में और चंडीगढ़ में सरकारें हैं, संगठन मजबूत है, तो पहले से ब्राह्मण बीजेपी ने उतारा हुआ है। अगर कांग्रेस भी उतारती है तो डिवीजन ऑफ वोट्स का खतरा होगा। हालांकि ब्राह्मण को भी कंसीडर कर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है। ठीक है, वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है। महेश जी, भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट की अगर चर्चा करें तो श्रुति चौधरी और राव दान सिंह के नाम चर्चा पर हैं। पार्टी का आखिरी फैसला किस पर होगा, पार्टी का भरोसा किस पर होगा? देखिए, यहाँ पर इस सिचुएशन जो है हैंग की बनती हुई नजर आ रही है। हिसार लोकसभा सीट पर अगर जाट उम्मीदवार उतार देती है कांग्रेस पार्टी तो यकीनन फिर राव दान सिंह को भिवानी लोकसभा क्षेत्र में टिकट दिया जाना है। लेकिन अगर हिसार सीट पर गैर जाट उम्मीदवार यानी चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर पार्टी उम्मीदवार के रूप में हिसार के चुनावी रण में उतार देती है तो फिर यहाँ पर सीधे सीधे फायदा श्रुति चौधरी को होगा। ये दोनों सीटें आपस में फिलहाल जो जिक्र यहाँ पर पहले भी किया जा रहा था कि जाटों की संख्या, जाट उम्मीदवारों की संख्या अगर 4 तक पहुंच जाती है तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी विपरीत परिस्थिति बन जाती है। फिर अकेले जाटों को आगे बढ़ाने की जो सोच है वो पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में यहां पर अगर गैर जाट कैंडिडेट हिसार से आए तो सीधे फिर श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगी, और अगर हिसार से जाट कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार दिया गया तो फिर भिवानी सीट पर यहां राव दान सिंह को ही टिकट दिया जाना है। साफ तौर से अमूमन जो फॉर्मूला है वो यही नजर आ रहा है। बिल्कुल कथोरिया जी, अंबाला सीट आखिरी सीट, इस पर अगर चर्चा करें तो यहां से प्रदीप नरवाल, रेणुबाला और वरुण चौधरी तीनों का नाम सुझाया गया है। लेकिन सवाल यही है कि एसआरके ग्रुप ने भी 4 नाम आगे कर दिए हैं, तो अब इस फैसले में कितना फेरबदल हो सकता है?
देखिए प्रगति, पहले शैलजा कुमारी शैलजा का नाम चला था क्योंकि रिजर्व सीट है, सिरसा के अलावा अंबाला भी 10 में से रिजर्व सीट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि शैलजा शिफ्ट होती नजर आ रही है सिरसा की तरफ, आसार भी है कि वो सिरसा से लड़ेंगी, तो शैलजा को अगर बाहर कर दे तो रेणु बाला जो साढौरा यमुनानगर की मौजूदा विधायक है कांग्रेस की, रेणु बाला का नाम चला है। एक वरुण चौधरी जो फूलचंद मुलाना प्रदेश देखते मंत्री रहे हैं, उनके बेटे मुलाना अंबाला से विधायक है, उनका नाम, और तीसरा प्रदीप नरवाल का नाम अब जुड़ा है जब कुमारी शैलजा शिफ्ट कर रही है सिरसा की तरफ। रिजर्व सीट है तो इसलिए समीकरणों के हिसाब से रिजर्व में कोई भी कैंडिडेट, जो 3 मैंने नाम बताए, कोई भी हो सकता है, लेकिन कुमारी शैलजा संभवतः वो सिरसा की तरफ शिफ्ट करेंगे। शैलजा को छोड़कर ये 3 नाम मैंने जो बताए, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। चलिए ठीक है। खैर, एसआरके ग्रुप ने हरियाणा में लोकसभा सीट पर दबाव बना दिया है, टिकट पर दबाव बनाया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या फेरबदल हो सकता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में तैयारियां जोरों पर आ गई हैं। बीजेपी ने जहां सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस बीच एसआरके ग्रुप की परेशानी बढ़ गई है। एसआरके ग्रुप का कहना है कि दीपेंद्र की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि एसआरके ग्रुप भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव क्यों लड़वाना चाहता है। केंद्र में भूपेंद्र हुड्डा को भेजने के लिए एसआरके को आखिर बेचैनी क्यों हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का आखिरी फैसला इस पर क्या होगा।